हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? चलो मैं थोड़ा सा रिमाइंड भी कर देता हूं आप लोग को, थोड़ा सा आप देख भी लो क्या होती है। वैसे तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था ये बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होती है, जो मैंने आपको बताया था, एक तो ओरिजिनल पाथ ऑफ रेज आ रही थी और दूसरी जो थी इमर्जेंट रेज जो निकल रही थी। ये इमर्जेंट रेज है, इमर्जेंट रेज। ठीक है बेटा, और ये क्या थी? अगर ग्लास स्लैब नहीं रहती तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन होती रेज की। अगर ग्लास स्लैब नहीं रहती, ग्लास स्लैब होने के कारण ही तो वहां पे रिफ्रैक्शन हुआ। अगर एयर से एयर में ट्रैवल होती लाइट तो क्या रिफ्रैक्शन होती? नहीं होती। बीच में ग्लास स्लैब आई बेटा, इसलिए क्या हुई? वहां पे रिफ्रैक्शन हुई। तो ये क्या है? ओरिजिनल पाथ ऑफ रेज। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? यही दोनों रेज के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते थे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, LD, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो देखो ये दोनों रेस के बीच में जो हर जगह डिस्टेंसेस होगी, वो जो हम लोग मेजर करेंगे, वो हर जगह क्या होगी? सेम। ये केस आप कह सकते हो कि दो लाइन पैरेलल तभी होगी जब दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंसेस है हर जगह क्या होगी? सेम होगी। हर जगह क्या होगी? सेम होगी। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर ये लाइन है L1, ये लाइन क्या है? L1, ये लाइन है बेटा L2, ये लाइन L1 एंड L2। ये दोनों लाइन पैरेलल तभी होगी हर जगह जब दोनों के बीच का जो आपसी डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? हर जगह सेम होगी। अगर L1 L2 के बीच का यहां का डिस्टेंस 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी यहां पे इस वाले पॉइंट पे भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो ही हम कहेंगे कि बोथ लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल। क्या कहेंगे? पैरेलल। ठीक है, हर जगह क्या होना चाहिए? दोनों का डिस्टेंसेस, दोनों के बीच का डिस्टेंसेस जो मेजर करेंगे हम लोग, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसी तरह लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? कि इमर्जेंट रेज और जो ओरिजिनल पाथ ऑफ द रेज है, तो दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा? हर जगह सेम होगा। आप ही बताओ, अगर सेम नहीं होगा, ये बताओ, ये रेज आ रही है और ये रेज ऐसे जा रही है, तो क्या दोनों आपस में पैरेलल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे बेटा। देखो यहां पे तो डिस्टेंसेस ज्यादा है, फिर कम हो रही 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 है, दोनों आपस में यहां पे मिल रही है। ये पॉइंट दे दो A नाम। ठीक है बेटा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इजीली इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? दो रेज को आपस में पैरेलल करेंगे। हम लोग पैरेलल का कंडीशन जानते हैं बेटा, कि पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? कि दो लाइन आपस में तभी पैरेलल होगी जब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हर जगह वो क्या होगी? इक्वल होगी या सेम होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसी तरह ओरिजिनल ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हम लोगों ने जाना बेटा। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। तो अब जो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है बेटा। 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखो हर चीज की नेचर में जो भी होती है, थोड़ी सी टेंडेंसी होती है, थोड़ी सी डिपेंडेंसी भी होती है। हर कोई चीज जो आपको नेचर में एग्जिस्ट करता है वो किसी ना किसी चीज में डिपेंड करता है ना। देखो उसी तरह ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है बेटा। वो 3 फैक्टर कौन सी है? पहला फैक्टर बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड बेटा, जिसको हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है बेटा? मैं आपको रिमाइंड भी कर देता हूं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड द नॉर्मल रेज, वही होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा फैक्टर जो है जिस पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है बेटा, वो है थिकनेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना, मतलब जो जितना ज्यादा जिसकी थिकनेस होगी वो ज्यादा उतना ही मतलब उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट उस पर डिपेंड करेगा। पहले रिफ्रैक्शन देखेंगे, फिर उस पर डिपेंडेंसी देखेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, और तीसरा फैक्टर जो है जिसपे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है बेटा, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, तो आप पूछोगे कि सर ये तो नया टर्म लग रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा आगे 2-3 लेक्चर के बाद। ठीक है, फिर भी मैं
थोड़ा सा आपको बता दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है क्या, द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द एनी सब्सटेंस। क्या, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द एनी सब्सटेंस। किसकी बेंडिंग बेटा, आप पूछोगे कि रेज को कौन सब्सटेंस कितना बेंड कर सकता है, वो उस सब्सटेंस की क्या बताती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बताती है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। देखो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताने का क्या तरीका हो सकता है कि चलो मैं दो अलग अलग सब्सटेंस लेता हूं, एक वाटर लेता हूं, एक ग्लास स्लैब ले लेता हूं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शंस कहां पे ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शंस ज्यादा होती है, तो ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शंस होगी और एज कंपेयर टू वाटर, है ना। तो बेंड कौन करेगा सबसे ज्यादा रेज को, ग्लास स्लैब करेगा। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा डेंसर है एज रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। चलो आप आपसी में भी कर सकते हो, जैसे ग्लास स्लैब होती है, ग्लास स्लैब होती है तो बहुत सारा ग्लास स्लैब रहती है, उसकी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक आप लोगों ने समझा भी होगा। आप लोग चलो अब उसको हम लोग लिख भी लेते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है। चलो देख भी लेते हैं हम लोग, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आराम से देखते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। कौन कितने फैक्टर पे बेटा डिपेंड करती है, 3 फैक्टर्स पे। देखो मेघ गर्जना कर रही है, पहला जो होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करती है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो डिपेंड करती है, ये मैंने बताया, और थिकनेस ऑफ द सब्सटेंस, थिकनेस ऑफ द सब्सटेंस। देखो अभी थिकनेस हम किसकी करेंगे, ग्लास स्लैब की करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो केस देखा था लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो फॉर्म हुई थी, वो एयर से ग्लास स्लैब में जा रही थी रेस, और ग्लास स्लैब से फिर एयर में निकल रही थी, है ना। और तीसरा जो है बेटा वो कौन सा फैक्टर है, तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस। इसको, इसका सैंबल है स्मॉल है, लेकिन इसको आर आई से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं आर आई, आर डिनोट्स फॉर रिफ्रैक्टिव, आई डिनोट्स फॉर इंडेक्स। ये 3 कंडीशन है बेटा, ये 3 फैक्टर है जिस पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है। तो यहां तक जल्दी छापो, फिर मैं बताता हूं आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करती है बेटा। कि देखो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करती है, मैं आपको बताऊं कि चलो ये जो है आपकी ग्लास स्लैब है, ये क्या है बेटा, ग्लास स्लैब है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेज जो आई बेटा, या तो रेज, चलो मैं दूसरा मार्कर से बनाता हूं, या तो रेज बेटा ऐसे भी आ सकती है, या तो थोड़ा सा और एंगल ज्यादा इस तरह से, या ऐसे भी थोड़ा सा और एंगल कम कर दे, या और एंगल बढ़ा दे। तो देखो यहाँ पे एंगल चेंज हो रही है बेटा, यहाँ पे एंगल चेंज हो गई, यहाँ पे एंगल चेंज, यहाँ पे थोड़ा सा θ1 ये θ2 कह दो, ये कम है एज रिस्पेक्ट टू θ2, θ2 ज्यादा है एज रिस्पेक्ट टू θ1, और ये फिर उससे भी ज्यादा है, ये θ3, और ये उससे भी ज्यादा है θ4। तो देखो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, सॉरी यहां पे क्या होगी, अब यहां पे बनाओ आप, क्या बनाओगे, नॉर्मल, नॉर्मल तो देखोगे तब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगी। ये नॉर्मल यहां पे, चलो इसका नॉर्मल यहां पे, इसका नॉर्मल यहां पे, इसका नॉर्मल यहां पे। अब देखो सबकी जो है चेंज हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गई सबकी चेंज हो गई, ठीक है। तो जब देखो सबकी एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गई, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है कि रेज आपको फॉल कैसे हो रही है ग्लास स्लैब पे, रेज आपको फॉल कैसे हो रही है ग्लास स्लैब पे। तो ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आपको लग रहा है कि मिक्सअप हो गया है, तो मैं 2 रेस को कम कर देता हूँ, 2 रेस को कम कर देता हूँ, 2 रेस को जो कम कर देता हूँ उसके बाद फॉल कराता हूँ मैं, है ना बेटा। 2 रेस को मैं कम कर दिया मैंने, चलो एक रेस यहाँ पे गिरी, एक रेस ऐसे गिरी। अब देखो ये इसकी नॉर्मल होगी बेटा, ये इसकी नॉर्मल होगी बेटा। अब देखो आपको कौन सा किस, मतलब आपको किसका जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ी लग रही है, ये वाली अगर मान लेते हैं θ1, ये θ2,
तो ये थीटा 1 जो है ग्रेटर देन किससे है, थीटा 2 से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 वाला का है, किस ज्यादा है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 से, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड की कि रेस कैसे फॉल हो रही है ग्लास स्लैब पे। ये देखो ये जो एंगल है ये ग्लास स्लैब से थोड़ी सी ज्यादा नजदीक में है, और ये जो एंगल है ये थोड़ी सी दूरी पे है ग्लास स्लैब की, सरफेस कर सकते हो या बाउंड्री से, ये वाला इंसिडेंट रेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इस पे भी डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी, है ना। दोनों पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ कि कौन कैसे ग्लास स्लैब पे कौन रेस कैसे वहां पे फॉल हो रही है, कौन रेस वहां पे कैसे फॉल हो रही है बेटा, है ना। तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड करेगी। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट 3 फैक्टर पे डिपेंड किया। पहला कौन सा फैक्टर, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों ने देखा। दूसरा थिकनेस ऑफ सब्सटेंस देखा, है ना। हर सब्सटेंस की अलग अलग थिकनेस होती है। अगर ग्लास स्लैब लूं तो अलग अलग ग्लास स्लैब की अलग अलग थिकनेस होगी बेटा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैंने बताया कि द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द एनी सब्सटेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चाहो तो लिख सकते हो, वैसे मैं बाद में लिखाऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है बेटा, द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ये होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक छापो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों ने समझा होगा। यार जरा कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको देखो ये मैं अगर नहीं भी बताता आपको फिर भी आप समझ जाते। फिर इसको मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो बेटा, है ना। अगर आपको इसमें जरा सा भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये रेस ज्यादा इस बाउंड्री से नजदीक है, ये रेस थोड़ा सा बाउंड्री से दूर है, तो दोनों का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिफर हुआ तो रेस हो जाएगी, वहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होगा, डिफर हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। और कोई दिक्कत वाली बात। अब जो हम लोग केसेस पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो तो मैंने आपको जब शुरुआत करा था इस चैप्टर को, वो मैंने वहां पे बताया था, ठीक है। अब वही वाला केस हम लोग देखने जा रहे हैं, जब रेज फॉल होती है नॉर्मली कोई सरफेस पे, जैसे हम लोग अभी देखेंगे कैसे नॉर्मली फॉल होगी। लिखो द केस व्हेन रेज फॉर्म नॉर्मली टू द सरफेस। द केस व्हेन रेज फॉल normally to the surface, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा, मतलब दो फिगर लेके आपको समझाऊंगा ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए। एक फिगर ये होगा बेटा, एक फिगर ये होगा। चलो, ये दोनों ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब, ये भी क्या है, ग्लास स्लैब, है ना। अब देखो बेटा क्या होती है कि देखो कि अगर मैं आपको प्रैक्टिकली वाला एग्जांपल लेके समझाऊं, कौन सी एग्जांपल लेके समझाऊंगा, कॉस्को बॉल हो, कोई भी बाउंसिंग बॉल हो, उसको आप इस तरीके से गिराओ नॉर्मली सीधा एकदम, तो वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, है ना, ठीक है। अब अगर आप कोई भी बॉल लोगे, जंपिंग बॉल, कॉस्को बॉल, वो क्या करेगा, आप एंगल बना के गिराओ इस तरीके से, तो वो एंगल बना के ही जाएगा। तो दोनों में डिफर तो समझ रहे हो, एक एंगल बना के अगर गिराओगे तो एंगल बना के जाएगा, अगर एक नॉर्मली सीधा गिराओगे तो वो सीधा ही आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से देखो बेटा, रेज जो आती है वो कलेक्शन में आती है, बीम ऑफ रेज में आती है, गुच्छा में आती है ना। तो अब मैं यहाँ पे एक रेस बना रहा हूं और यहाँ पे मैं ग्रुप ऑफ रेस बना रहा हूं, कलेक्शन ऑफ रेस बना रहा हूं, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ रेस बना। अगर रेस जो फॉल होती है, अगर सन इज द मेन सोर्सेस ऑफ लाइट, अगर लाइट बोलो या रेज बोलो, जो फॉल होती है सरफेस पे, वो एक थोड़ी फॉल होती है बेटा, वो तो कलेक्शन में फॉर्म होती है। किसमें फॉर्म होती है बेटा, वो गुच्छों में आती है, कलेक्शन में आती है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि कलेक्शन में रेज आ रही है, यहाँ पे मैंने सिंगल रेज लिया। अब बोलोगे सर सिंगल रेज क्यों ले रहे हैं? बेटा मैंने रिफ्लेक्शन में भी जब बात कर रहा था वहां पे भी मैं तो ले रहा, तो वैसे नॉर्मली हम लोग सिंगल रेज ही लेते हैं ना,
इजिली स्मूथली बनाने के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि वो कलेक्शन में है, लेकिन हम लोग लेते हैं सिंगल रेज, है ना। तो ये सिंगल रेज। अब बोलोगे सर आपने तो बोला कि अगर नॉर्मली हम लोग किसी को गिराएंगे तो नॉर्मली उसी पाथ पे चले जाएगी, लेकिन बेटा नहीं, यहाँ पे थोड़ी सिल्वर किया हुआ है, पॉलिश थोड़ी किया हुआ है जो उसको अपोज करेगा। यहाँ तो ग्लास स्लैब आर पार दिख रही है, आर पार लाइट जा सकती है, तो इसीलिए इसको भेदते हुए लाइट रेज इसके आर पार हो गई, इसके बाउंड्री से, एक बाउंड्री से तोड़ के दूसरा बाउंड्री से निकल के वापस लाइट रेज चले गई उसी पाथ पे। अब बोलोगे यहाँ पे भी क्या सर डिफरेंस है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ रेज, इसी का फॉर्म है, ग्रुप ऑफ रेज आ रही है जो कि सरफेस को भेदते हुए जा रही है ना। यहाँ पे आप बोलोगे सर सरफेस को नहीं भेद सकती थी, हाँ भेद सकती, मतलब आर पार नहीं जा सकती थी, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता, यहाँ पे कोटिंग करना पड़ता, या सिल्वर कोटिंग कर सकते हो या पेंट कर सकते हो, तो कोई से भी, है ना। तो ये वाली बात है। केस 1 बेटा, केस 1, ये केस 2, है ना बेटा, समझो। ये केस है जब रेज गिरती है, फॉल होती है नॉर्मली टू द सरफेस। इस केस में जो होती है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। देखो क्यों 0 होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ नॉर्मली फॉल होता है, मतलब नॉर्मली फॉल हो रही है रेज, तो क्या होगा, यहाँ पे तो एंगल बना ही नहीं इंसिडेंट एंगल, ना ही रिफ्रैक्ट हुई, है ना। तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा बेटा, है ना। तो ये वाली केस समझ लो। चलो अब जो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, इसका देख लो कि जब रेज फॉल होती है नॉर्मली कोई भी सरफेस पे और उसी पाथ स्ट्रेट पाथ पे अगर जाती है, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, 0 हो जाती है बेटा। वो क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इसको लिख भी लो। There is no refraction. Light rays goes in straight path, in which it comes। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि अगर कोई भी ग्लास स्लैब पे, वाटर सरफेस पे अगर लाइट रेज नॉर्मली फॉल होती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वहां पे बेंडिंग नहीं होती है। रिफ्रैक्शन का नहीं मतलब क्या होती है, वहां पे बेंडिंग नहीं होती है और वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए चले जाती है जिस पाथ से वो आती है, मतलब जिस पाथ से वो आ रही है वही स्ट्रेट पाथ पे चले जाती है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई, ये वाली केस।